Good morning, students. So today we are going to start class 10th Geography, Manufacturing Industry. तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री हमने पढ़ चुका है. अब यहाँ से हम शुरू करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, व्हाट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री? द इंडस्ट्री विच यूजेज रॉ मटेरियल फ्रॉम द एग्रीकल्चर. जो भी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है. अब यहाँ पर दिया हुआ है तो कौन कौन से रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आते हैं. फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल. जितने भी कॉटन टेक्सटाइल है उनका रॉ मटेरियल क्या है? कॉटन है. एंड कॉटन इज प्रोड्यूस इन एग्रीकल्चर. कॉटन कहाँ से आता है? खेती से. तो फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल, द फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल मिल वाज सेटअप इन मुंबई इन 1854. तो पहला कॉटन मिल बोल रहा है कि कब सेटअप किया गया इंडिया में? 1854 मुंबई में, है ना. द कॉटन टेक्सटाइल इज मेनली लोकेटेड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात. अब ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलती हैं. तो इसका कारण क्या है कि उन्हीं स्टेटों में देखने को मिलती हैं. तो फर्स्ट यहाँ पर कर रहा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन एज ए ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्रेजेंट. तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, रॉ कॉटन मतलब मोस्टली खेती कहाँ होती है? ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल डेक्कन रीजन, और डेक्कन रीजन पड़ता कहाँ है? मोस्टली महाराष्ट्र, गुजरात, है ना. तो यहाँ इसलिए क्या है, ज़्यादातर जो मिल्स हैं वहीं देखने को मिलती हैं. क्योंकि आप इससे पहले पढ़े हो कि इंडस्ट्री क्या है, लोकेशन किस पर डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नियर अबाउट इट. गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इंक्लूडिंग पोर्ट फैसिलिटी. उसके बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इज बेटर, नज़दीक पड़ता है, आसानी से रॉ मटेरियल को कम पैसे के लागत में फैक्ट्री तक पहुंचाया जा सकता है. और उसके बाद एक्सपोर्ट के लिए भी आसानी है कि नियर अबाउट मुंबई और कांडला पोर्ट है. गुजरात में कांडला और मुंबई पोर्ट पास ही में है, तो आसानी से इसको एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है. अवेलेबिलिटी ऑफ द लेबर, लेबर आर इजीली अवेलेबल, है ना. तो लेबर हर जगह इजीली अवेलेबल है ना, क्योंकि लेबर कैन ट्रेवल इन एनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया. मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि availability of raw material near about the factory and availability of the transport facility, better transport facility, है ना. बेहतर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, बढ़िया रोड चाहिए, है ना, कि कम समय में किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट किया जाए कम लागत में. गुड मॉइस्ट क्लाइमेट, अब ये भी ज़रूरी है ना. आजकल तो ये आर्टिफिशियली क्रिएट कर दिया जा रहा है, कहीं भी क्लाइमेट क्रिएट किया जा सकता है. लेकिन पहले ये एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन था कि गुड मॉइस्ट क्लाइमेट. कॉटन टेक्सटाइल के लिए मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि जो धागा होता है अगर ड्राई क्लाइमेट रहेगा तो धागा टूट जाएगा, है ना. और जब मॉइस्चर प्रेजेंट रहेगा तो वो धागा टूटता नहीं है. आप एग्जाम्पल के तौर पर गुरही बनाए होगा खेत में, हाँ. तो पूरा क्या है, जब ड्राई क्लाइमेट अप्रैल और जून का महीना जब होता है, अप्रैल मई का, तो क्या है, अगर उसको ऐसे ही हम लपेटना शुरू करें तो टूट जाएगा. लेकिन जब उसमें मॉइस्चर क्रिएट कर दिया जाता है, पानी छिड़क दिया जाता है, तो टूटता नहीं है. तो वही सेम थिंग कॉटन मिल में भी होता है. जब मॉइस्चर नहीं रहेगा, ड्राई क्लाइमेट रहेगा तो वो टूटने लगता है, लेकिन मॉइस्चर रहेगा तो धागा टूटता नहीं है. तो इसीलिए किसी भी इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, वहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है. अगर नहीं भी है तो आर्टिफिशियली आजकल क्रिएट भी किया जा रहा है, क्योंकि कानपुर या उत्तर भारत में बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैं, तो आर्टिफिशियली मॉइस्चर क्रिएट कर दिया जाता है कंपनियों के अंदर. अब आगे मेन एक्सपोर्ट, जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, ईस्ट यूरोपियन कंट्री इट्स. तो मोस्टली हम लोग टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट कहाँ करते हैं, है ना. तो जापान, यूएसए, यूके, फ्रांस, श्रीलंका, नेपाल, यूरोपियन कंट्री, है ना. उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय 3 मेथड्स इन इंडिया: हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स, है ना. तो
3 तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। हैंडलूम, लूम किसको कहा जाता है? जिस पर एक कपड़े का लेंथ बनता है ना। लूम देखे होगे, कपड़े का लेंथ। हाँ, शर्ट पैंट खरीदने जाते हो तो एक लेंथ होता है ना, या साड़ी एक लेंथ, उतना चौड़ाई एक लूम की होती है, और कितना भी लंबा उसको बनाया जा सकता है, लेकिन चौड़ाई फिक्स रहती है एक लूम की, जो ये ब्रेथ है, तो इसी को लूम कहा जाता है। अब वही लूम जब हम हाथ से चलाते हैं तो उसको हैंडलूम कहा जाता है, और उसी को जब मशीन से चलाया जाए, है ना, तो पावर लूम हो जाता है। उसमें इंजन फिट कर दिया जाएगा, है ना, हाथ की जगह मशीन उसको ऑपरेट करने लगेगी, तो पावर लूम हो जाएगा। और उसी को जब मास प्रोडक्शन किया जाएगा, है ना, घरों में भी हम उस हाथ से न चला करके उसमें मशीन लगा देंगे तो पावर लूम हो गया। और उसी को क्या है, मास प्रोडक्शन, ऐसे सैकड़ों या हजारों लूम्स एक फैक्ट्री में लगा दिया जाता है ना, तो उसी को मिल कहा जाता है, जहाँ पर हजारों पावर लूम्स चलते हैं और कपड़े तैयार हो रहे हैं। तो 3 तरह से बनाया जा सकता है। ये दोनों मोस्टली इंडियन हाउसेज में देखने को मिलता है, घरों में लोग जो बनाते हैं कपड़े, और ये मिल जो है मास प्रोडक्शन करती है। तीसरा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन्वॉल्व्स गिनिंग। अब यह प्रोसेस क्या है, कपड़ा वही बोल रहा है कि तैयार कैसे होता है, तो इसका डिफरेंट प्रोसेस है ना। गिनिंग मतलब क्या होता है कि रुई की छंटाई, रुई में बीज होता है ना, तो जब बीज को निकाला जाता है कॉटन से तो उसको गिनिंग कहा जाता है ना। बीज अलग कर देंगे और फाइबर को अलग कर दिया जाता है। अब उस फाइबर से क्या होगा, स्पिनिंग, धागा तैयार किया जाएगा, उसको स्पिनिंग कहा जाता है। फाइबर से हम धागा बनाएंगे, और धागा बनने के बाद वीविंग, बुनाई होती है ना। जब धागा बन जाएगा तो क्या होगा, उसी धागे से फिर वीविंग होगा। हैंडलूम, पावर लूम या मिल्स में वो धागा भेज दिया जाता है, और फिर वहाँ से उसे कपड़े तैयार होते हैं। डाइंग, अब उसके बाद क्या होगा, जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो उसको कलर किया जाता है ना, कि कलरफुल दिख सके। कलरफुल दिखेगा तो क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना। और उसके बाद डिज़ाइनिंग, अब कलरिंग के बाद डिज़ाइनिंग भी किया जाता है। मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर साड़ियों पर डिज़ाइन किया जाता है, कुछ कपड़ों पर भी डिज़ाइन किया जाता है हाथों से, या कारीगरी किया जाता है, कढ़ाई जो इसको बोल दिया है ना। तो डिज़ाइनिंग भी होती है, और डिज़ाइनिंग के कारण क्या है, कॉस्ट बढ़ जाती है। टेलरिंग, अब उस कपड़े से फिर शर्ट पैंट या कुछ भी बनवाना हो तो टेलर के पास जाओगे। उसके बाद पैकेजिंग, अब बड़ी बड़ी जैसे रेडीमेड क्लोथ की कंपनियां हैं, तो वहाँ पर क्या है, मास में टेलर्स बैठे हुए हैं और कपड़े की सिलाई कर रहे हैं, शर्ट पैंट या बच्चों का, है ना, लेडीज़ का, ये सारा कपड़ा तैयार होता है वहीं। और उसके बाद क्या होगा, जब तैयार होगा तो पैक होगा, है ना। पैक होने के बाद क्या होता है, वही रेडीमेड गारमेंट कहलाता है, रेडी टू वियर। और उसमें आपको कुछ नहीं खरीदना है, करना है, बाज़ार से खरीदो और पहनो। अब इसके बाद चैलेंजेस टू कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसके सामने क्या चैलेंज है ना। तो फर्स्ट दिया हुआ है ए, दिस इज द फर्स्ट चैलेंज, स्कार्सिटी ऑफ गुड्स क्वालिटी ऑफ कॉटन, है ना। स्कार्सिटी ऑफ द गुड्स क्वालिटी ऑफ द कॉटन, अच्छे क्वालिटी का कॉटन उपलब्ध नहीं है। अच्छे क्वालिटी का मतलब आप पढ़े होंगे, है ना, मीन्स एग्रीकल्चर चैप्टर में, कि कॉटन की क्वालिटी बेहतर कब होगी, जब उसको 210 डे फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट मिलेगा, है ना। और अभी देख ही रहे हो, चक्रवाती तूफान आया है ऐसे मौसम में, है ना। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये कॉटन के खेती को इफेक्ट करेगा। अभी फूल आना शुरू हुआ होगा, और ऐसे फूल में क्या होगा, जब बारिश होगी, है ना, तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा, क्वालिटी पे फर्क पड़ने लगेगा, है ना। बेमौसम जब बारिश होगी, तो वही है, गुड क्वालिटी कॉटन जब नहीं मिलेगा तो कपड़ा उतना लुक्रेटिव नहीं होगा, क्वालिटी बेहतर उसकी नहीं हो पाएगी। अब गुड क्वालिटी कॉटन का मतलब क्या है कि वाइट, जितना कॉटन सफ़ेद रहता है और चमकता है, शाइन करेगा, उतना बेहतर माना जाएगा।
और जब बारिश या बेमौसम बारिश वगैरह हो जाएगा तो वो क्या होगा, डल हो जाता है, और डल होगा तो उस पर लाइट नहीं रह पाती है। और कपड़े का दाम क्या है, उसके चमक से होती है, लाइट से होती है। तो बी, मेन कॉटन ग्रोइंग एरिया वेंट टू पाकिस्तान। अब दूसरा बोल रहा है कि मेन कॉटन ग्रोइंग बेल्ट वेंट टू पाकिस्तान, मोस्टली पंजाब रीजन। पंजाब में ज़्यादातर खेती होती थी, और 2/3 जो पंजाब है हमारा पाकिस्तान में चला गया, 1/3 हमारे पास रहा। तो वही यहाँ पर फोकस कर रहा है कि ज़्यादातर जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट था आफ्टर द इंडिपेंडेंस व्हेन कंट्री वाज डिवाइडेड, तो इट वेंट इनटू द पाकिस्तान। थर्ड, ओल्ड मशीनरी। हमारे पास जो मशीन्स हैं बहुत पुरानी है, उसमें बहुत सारा चेंजेस नहीं हुआ है ना। इसके बाद इरेटिक पावर सप्लाई है ना। इरेटिक मतलब पावर सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं है। पावर सप्लाई कंटिन्यूअस होना चाहिए, कि मशीन कंटिन्यूअसली चलना चाहिए। एक बार मशीन जब बंद हो जाती है तो फिर उसको स्टार्ट करने के लिए क्या है, धागे को अरेंज करना पड़ता है ना। बंद होने के बाद फिर से धागा को अरेंज कीजिए, फिर चालू कीजिए, तो उसमें 10-15 मिनट का समय लगेगा, है ना। और ऐसे ही 8 घंटे के शिफ्ट में अगर 5-6 बार बिजली कट गई तो 2 घंटा ऐसे ही चला गया, है ना। तो 2 घंटा में कितना मैन्युफैक्चरिंग होता। तो वही बोला है कि इरेटिक पावर सप्लाई इरेगुलर, कंटिन्यूअस नहीं मिल पाती है। उसके बाद लो आउटपुट ऑफ द लेबर। हमारे यहाँ आउटपुट ऑफ द लेबर बहुत कम है, क्योंकि हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है ना। स्किल लेबर, तो इसलिए जब स्किल किसी के पास नहीं होगा तो क्या है, आउटपुट में कमी आ जाएगी, है ना। उसके बाद एफ, टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि टफ कंपटीशन फ्रॉम द सिंथेटिक फाइबर। आजकल के जो भी कपड़े आ रहे हैं मोस्टली कॉटन इज मिक्स विद द सिंथेटिक और प्योरली सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का जो कपड़ा है ये सस्ता पड़ता है ना, और ड्यूरेबल होता है, टिकाऊ होता है। जबकि कॉटन क्या है, इट इज कॉस्टली और ड्यूरेबल नहीं होता है ना, फटता बहुत जल्दी है। तो इस कारण क्या है, ये सिंथेटिक फाइबर ने क्या है, मार्केट पकड़ लिया, और जिसके कारण कॉटन क्लोथ के प्रोडक्शन में कमी आई। अब यहाँ पे जूट इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना। यहाँ पर इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। मुरादाबाद, आगरा, कानपुर, मुर्शिदाबाद, है ना, हरोरा, हुगली, ये सारा। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हो कि ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर जो कॉटन टेक्सटाइल है कहाँ पर देखने को मिल रही है, ये क्या है, ये डेक्कन रीजन है। ये डेक्कन रीजन मतलब मोस्टली ब्लैक सॉइल इज फाउंड हियर, और यहाँ पर ज़्यादातर उज्जैन हो गया, अहमदाबाद हो गया, राजकोट हो गया, देवास और एक काम के लिए फेमस है ना। यहाँ क्या है, मनी प्रिंट होती है, पैसा देवास में भी प्रिंट होता है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। बड़ोदरा, इंदौर, जलगांव, वर्धा, औरंगाबाद, सूरत, राजकोट, अहमदाबाद, है ना। और ये जो है ये एक पोर्ट है, पोरबंदर, मुंबई, ये सारा। तो ज़्यादातर कॉटन मिल डेक्कन रीजन में सिचुएटेड है। बाकी जगह भी हैं, कोयम्बटूर, मदुरई, चेन्नई, ये सब। अब इसके बाद जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जूट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर बिकॉज इट लुक्स लाइट येलोइश, है ना, लाइट येलो कलर का दिखाई देता है, और इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है ना। एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर मेड इन नाउ ए डेज। आप देख रहे हो ये डिफरेंट प्रोडक्ट है, यहाँ पे जूता भी बन रहा है, हाँ। So India is the largest producer of raw jute and jute goods. There are about 70 jute mills in our country. तो यहाँ पर बोल रहा है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, है ना। इसके हमको बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया है ना। बांग्लादेश हमसे आगे है प्रोडक्शन में जूट के, है ना, हमारा दूसरा स्थान है।
तो फिर भी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, यहाँ फर्स्ट नहीं बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, है ना। तो इंडिया रैंक सेकेंड आफ्टर बांग्लादेश। अब बोला है कि 70 जूट मिल हमारे यहाँ देश में, लगभग 70 जूट मिल। मोस्टली ये जो है अराउंड द रिवर हुगली, वेस्ट बंगाल में ज़्यादातर जूट मिल पड़ती हैं। पहले इसको चटकल भी बोला जाता था, लोग बंगाल जाते थे हमारे यहाँ से काम करने के लिए, मोस्टली जूट मिल में चटकल उसको कहते थे। तो इसके बाद फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन रिसरा कोलकाता इन 1859। जैसे फर्स्ट कॉटन मिल कब सेटअप की गई 1854 में बॉम्बे में, उसी तरह फर्स्ट जूट मिल वाज सेटअप इन इंडिया इन रिसरा इन 1859। जूट इज यूज्ड इन मेकिंग रोप्स। अब जूट का यूज क्या है, किसी भी चीज़ का जब यूज होगा तभी उसकी डिमांड होगी, जब वो यूज नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी। तो मोस्टली मेकिंग ऑफ रोप, बैग्स, कारपेट्स, है ना, चटाई वगैरह, है ना, कालीन, है ना। और इसे ऊपर देखें कि जूता चप्पल भी आजकल जूट का बन रहा है। तो मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड अलोंग हुगली रिवर इन वेस्ट बंगाल। अब बोला है कि मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन हुगली रिवर। हुगली रिवर क्या है, गंगा का ही पार्ट है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटरी, है ना, इन वेस्ट बंगाल। अब वाई मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर अवेलेबल इन वेस्ट बंगाल लोकेटेड, क्यों ज़्यादातर जूट मिल वेस्ट बंगाल में लोकेट होती हैं? तो मोस्टली रॉ जूट इज अवेलेबल फॉर वेस्ट बंगाल, है ना। ज़्यादातर जो रॉ जूट की खेती होती है, आप पढ़े हो ज्योग्राफी में, जूट की खेती कहाँ होती है? मोस्टली इन फ्लड प्लेन्स में ज़्यादा होती है। क्यों? बिकॉज जूट रिक्वायर्स फर्टाइल सॉयल एंड न्यूली डिपोजिटेड सॉयल बाई द रिवर्स। और जब नदियों में बाढ़ आती है, और बाढ़ के दौरान क्या करती हैं नदियाँ, एक मिट्टी की परत जमा कर देती हैं, है ना, और उस मिट्टी में जूट का बेहतर प्रोडक्शन होता है। तो मोस्टली बिहार, वेस्ट बंगाल में बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ ज़्यादा आती है, और जिसके कारण क्या है, मिट्टी एक खेतों में जमा हो जाती है, और वहाँ पर, और दूसरा इसके लिए वार्म क्लाइमेट चाहिए। मोस्टली एक खरीफ क्रॉप है, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। तो ज़्यादातर यहाँ पर वेस्ट बंगाल और बिहार में खेती होती है, इसलिए जूट वेस्ट बंगाल में ईजिली अवेलेबल होता है। और क्योंकि नदियों के किनारे इसकी खेती होती है, इसलिए ये ईजिली ट्रांसपोर्टेबल है ना। थ्रू द रिवर इसको आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जहाँ कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट कम पड़ता है। इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट, वही बोला है कि वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पानी का जो ट्रांसपोर्ट है, पानी के द्वारा जो होता है, सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है ना। उसके बाद लैंड, उसके बाद एयर। तो ज़्यादातर जो जूट होता है उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? थ्रू द रिवर, है ना, बोट्स या स्टीमर के द्वारा आसानी से किया जाता है। ए गुड नेटवर्क ऑफ रेलवे, रोडवे एंड वाटरवे टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द मिल्स। अब यहाँ पर तीनों आसानी से अवेलेबल है। रेलवे से भी आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, रोडवे से भी, और वाटरवे से भी। मोस्टली वाटरवे से ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि नदियों के किनारे ही जूट की खेती होती है, और आसानी से रोड नहीं तो पानी के द्वारा इसका ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है मिल्स तक। क्योंकि जितने भी मिल्स हैं वो नदियों के किनारे ही स्थित हैं। क्यों? क्योंकि जूट मिल बहुत ज़्यादा पानी का यूज करती है ना। पानी आएगा कहाँ से? इसलिए ज़्यादातर जूट मिल नदियों के किनारे ही हैं। उसके बाद अबंडेंट वाटर फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ जूट, वही यहाँ फोकस भी किया है कि अबंडेंट जूट प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए जितने भी जूट मिल्स हैं नदियों के किनारे ही मिलती हैं। चीप लेबर फ्रॉम द वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग स्टेट्स ऑफ बिहार, उड़ीसा एंड उत्तर प्रदेश। और भारत में सबसे सस्ता लेबर क्या है? आपको पता ही है ना। हिंदुस्तान के या दुनिया के किसी भी पार्ट में चले जाओगे तो लेबर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश के आपको ज़रूर मिलेंगे। तो एडजॉइनिंग स्टेट वेस्ट बंगाल के साथ जुड़े हुए हैं, बिहार जुड़ा है, उड़ीसा जुड़ा है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से इजीली सस्ते लेबर उसको मिल जाते हैं।
कोलकाता इज द लार्जेस्ट अर्बन सेंटर प्रोवाइड बैंकिंग, और पास ही में क्या है, कैपिटल की भी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी इंडस्ट्री को चलने के लिए। तो बैंकिंग आसानी से, बड़े बड़े बैंक अवेलेबल हैं, और बहुत सारे बैंक है, इस बैंक से लोन नहीं मिलेगा, उससे मिलेगा, उससे मिलेगा, कहीं तो मिलेगा, है ना। तो आसानी से क्या होता है, कैपिटल मिल जाता है, इंश्योरेंस अवेलेबल है, करकट्टा मेट्रोपॉलिटन सिटी उसके पास ही अवेलेबल है, और पोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है, कलकत्ता पास में ये, वहाँ से एक्सपोर्ट भी आसानी से किया जा सकता है इसको। अब चैलेंजेज फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इज स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट। अब बोला है कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंज है, उसको बनाए रखना, उसके ग्रोथ के लिए, है ना। तो चैलेंजेस फेस्ड बाय द जूट इंडस्ट्री इज स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट एंड फ्रॉम द अदर कंपटीटर लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड, है ना। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इसके लिए है कि सिंथेटिक इंडस्ट्री, है ना। पहले हमारे यहाँ भी क्या है, जो जानवरों को बांधने के लिए जो रस्सियों की ज़रूरत पड़ती थी, पहले लोग जूट से बनाते थे, है ना, या ज़्यादातर चारपाई वगैरह भी जूट से बनती थी, मैट्स वगैरह भी। लेकिन सिंथेटिक फाइबर क्या है, इट इज़ ए ड्यूरेबल एंड चीपर, सस्ता भी पड़ता है और ड्यूरेबल भी है। इसलिए सबसे ज़्यादा स्टिफ कंपटीशन जो जूट इंडस्ट्री फेस कर रही है वो सिंथेटिक फाइबर की वजह से फेस कर रही है, कि सिंथेटिक फाइबर का जो भी प्रोडक्ट है वो चीपर, सस्ता होता है इसके मुकाबले जूट से। अब उसके बाद अदर कंपटीटर, बहुत सारे देश में भी जूट प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे बांग्लादेश सबसे पहले स्थान पे आता है ना, इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, है ना। ब्राज़ील है, फिलीपींस है, इजिप्ट है, थाईलैंड है, तो इन देशों में भी जूट का प्रोडक्शन होता है। तो डेफिनेटली है कि हमारा कंपटीशन होगा। अब इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइजेस टू द जूट फार्मर एंड इन्हेंसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। अब बोला है कि नेशनल जूट पॉलिसी लाई गई 2005 में, क्यों, टू इन्हेंस द प्रोडक्शन ऑफ द जूट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, है ना, और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाया जाए, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी। क्यों, क्योंकि जूट क्या है, बायोडिग्रेडेबल फाइबर है ना, और सिंथेटिक फाइबर बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इट इज़ डेंजरस फॉर द क्लाइमेट। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो क्या है, जितना ज़्यादा हम सिंथेटिक फाइबर का यूज करेंगे तो क्या होगा, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो कचरा जमा होता जाएगा, और क्या है, लॉट ऑफ पॉल्यूशन, ज़्यादातर पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। पॉल्यूशन होगा तो बीमारियां होंगी, है ना, सॉयल पॉल्यूशन होगा, रिवर पॉल्यूशन होगा। जबकि जूट बायोडिग्रेडेबल है, इजीली डिकम्पोज हो सकता है। तो ज़्यादातर गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट का यूज किया जाए, इसलिए ज़्यादातर नेशनल जूट पॉलिसी को लाया गया। अब इसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्वालिटी को बढ़ाया जाए, और कोशिश किया गया कि किसानों को बेहतर उनकी उपज की कीमत मिल सके। जब किसानों को बेहतर कीमत मिलेगी तभी वो प्रोडक्शन करेंगे, और कीमत बेहतर नहीं मिलेगी तो किसान भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। तो उनको बेहतर कीमत दिया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा पर हेक्टेयर में प्रोडक्शन हो, जैसे उनका मुनाफा बढ़े। अब शुगर इंडस्ट्री, नेक्स्ट जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो क्या है, शुगर इंडस्ट्री ऑल्सो इज एग्रो बेस्ड। इसका जो रॉ मटेरियल आता है कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है ना। और ज़िंदगी में जो मिठास है कहाँ से आएगी, चीनी से ही आएगी, नहीं तो हर जगह फीका रहेगा, है ना। किसी में शादी वादी में आप जाते हो तो सबसे पहले रसगुल्ला ही खोजते हो, हाँ, तो चीनी नहीं रहेगी तो कहाँ से आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इंडिया स्टैंड सेकेंड इन द वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। बोला है कि शुगर के प्रोडक्शन में हम दूसरे स्थान पे आते हैं,
लेकिन गुड़ और खांडसारी के प्रोडक्शन में दुनिया में हमारा पहला स्थान है ना। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो शुगर केन का उत्पादन कहाँ होता है? ब्राज़ील में होता है ना। ब्राज़ील द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड, शुगर केन, शुगर बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शुगर होता है मोस्टली क्यूबा में होता है ना। बीट रूट से अगर बनाया जाता है तो हमारे यहाँ शुगर केन से शुगर को बनाया जाता है, और शुगर केन से और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे गुड़ हो गया है ना, और खांडसारी। तो खांडसारी भी गुड़ ही होता है, लेकिन मोस्टली ये पाउडर फॉर्म में होता है ना। यहाँ पर इसको लड्डू की तरह बनाया जाता है, तो गुड़ हो गया और हाथ पर रगड़ दिया गया, जो पाउडर फॉर्म में आ गया उसको हम खांडसारी कहते हैं। तो मोस्टली क्या है, गुड़ और खांडसारी हेल्थ के लिए बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि अपार्ट फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट, शुगर क्या है? प्योर कार्बोहाइड्रेट है ना, उसमें कोई भी मिनरल्स और विटामिन्स नहीं पाई जाती हैं। जबकि गुड़ और खांडसारी में आपको मिनरल्स मिलेगा, आयरन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, है ना, बहुत सारी विटामिन्स मिलती है। तो इसलिए गुड़ को बेहतर माना जाता है फॉर द हेल्थ पर्पजेज। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की। अब बोला है कि रॉ मटेरियल जो शुगर केन यूज किया जाता है भारी होता है ना। एक शुगर इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर केन की आवश्यकता होती है। सो इन 2010-11 देयर वेयर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री। 2010-11 का डाटा है कि हमारे यहाँ 662 शुगर मिल थे, जो पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार में फैले हुए थे। ये सारा मतलब ऑल ओवर इंडिया। मोस्टली क्या है, उत्तर प्रदेश रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर। सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। अपार्ट फ्रॉम दुनिया अलग अलग राज्यों में होता है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। और जो ये देख रहे हो आप, मोस्टली कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, ये जो स्टेट हैं मोस्टली सदर्न स्टेट्स हैं। यहाँ पहले शुगर केन की खेती नहीं होती थी, और यहाँ शुगर केन की अभी खेती हो रही है। तो पहले ये इस पर एक क्वेश्चन आता था, लेकिन इस साल से क्या है, इसको डिलीट कर दिया गया है कि वाई शुगर केन प्रोडक्शन इन सदर्न स्टेट इज बेटर देन द प्रोडक्शन इन द नॉर्दर्न रीजन। अ मेजर चैलेंजेज, what is the major challenges faced by the sugar industry? Include the seasonal nature of the industry। अब सबसे बड़ा है कि सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। ये क्या है? सीजनल नेचर है। शुगर केन का जो पेराई होता है कब होता है? मोस्टली एक पर्टिकुलर सीजन में, है ना। मोस्टली इन विंटर सीजन की पेराई शुरू होती है ना। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मोस्टली दिसंबर से और मार्च तक इसकी पेराई चलती है। तो ये सीजनल इंडस्ट्री है ना। 4-5 महीने इंडस्ट्री चलेगी, बाकी टाइम में क्या होता है, बंद रहती है। तो सबसे बड़ा इसके लिए ये चैलेंज है। उसके बाद ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हमारे यहाँ पुराना और इनएफिशिएंट, हम जितना प्रोडक्शन लेना चाहिए शुगर केन से उतना हमको मिल नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास पुराना मेथड्स है। ट्रांसपोर्ट डिले इन रीचिंग केन टू फैक्ट्री। ट्रांसपोर्ट में भी डिले, सही टाइम पर शुगर केन पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि गांव वगैरह में क्या है, जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्ट में डिले होता है। नीड टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ बैगेज, है ना। अब इस यहाँ पर क्या है कि हमको यूज ऑफ बैगेज, ज़्यादा से ज़्यादा शुगर केन को क्या है, यूज करना। मैक्सिमाइज यूज द बैगेज सिस्टम यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न टू सदर्न इंडिया, वाई, है ना। तो ये शायद मेरे ख्याल से कोर्स में नहीं है हमारे, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख लो, है ना, डिलीट कर दिया गया है।
वाई शुगर इंडस्ट्री इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्दर्न रीजन टू सदर्न रीजन, नॉर्थ से सदर्न रीजन की तरफ क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? अर्लियर यूपी एंड बिहार वेयर द मेन प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, देयरफॉर मोस्ट ऑफ द शुगर मिल्स वेयर लोकेटेड इन दीज टू स्टेट ओनली, बट नाउ शुगर मिल्स आर शिफ्टिंग टुवर्ड द southern state because production of sugar is also started in the southern state, है ना, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, यहाँ भी आंध्र प्रदेश, यहाँ भी शुगर का प्रोडक्शन शुरू हुआ है। तो ज़्यादातर शुगर मिल उस तरफ अपने को शिफ्ट कर रही हैं। पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज हायर इन सदर्न इंडिया, ब्लैक सॉइल इज क्वाइट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द शुरू। अब बोला है कि पर हेक्टेयर प्रोडक्शन ऑफ शुगर कैन इज हायर इन द सदर्न स्टेट इन कंपेरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट, क्योंकि ब्लैक सॉइल वहाँ पर अवेलेबल है और ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द शुगर केन। उसके बाद सुक्रोज कंटेंट, सुक्रोज कंटेंट मतलब जो चीनी मीठा लगता है, क्यों लगता है? उसमें सुक्रोज का कंटेंट होता है ना। तो सुक्रोज कंटेंट जो सदर्न स्टेट में होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपेरिजन टू नॉर्दर्न स्टेट, है ना। तो वहाँ के चीनी मिल में गन्ने से ज़्यादा, 1 कुंटल गन्ने से मान लो वहाँ ज़्यादा चीनी उत्पन्न होगी जबकि हमारे स्टेट के मुकाबले। तो इस कारण भी मिल्स एंड मशीन्स आर न्यू इन सदर्न स्टेट, न्यू एंड मॉडर्न मशीन इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, और नई नई मिल सेटअप हुई है वहाँ, तो डेफिनेटली उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द नॉर्दर्न स्टेट्स। क्रॉसिंग सीजन फॉर शुगर कैन इज लॉन्गर इन सदर्न स्टेट। अब क्रॉसिंग सीजन वहाँ ज़्यादा है क्योंकि शुगर केन के ग्रोथ के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है वहाँ, है ना। साल भर वहाँ पर क्या है, मॉइस्ट एंड वार्म क्लाइमेट, और शुगर केन के ग्रोथ के लिए कैसा मौसम चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, और वहाँ पर साल भर ऐसा ही मौसम रहता है। तो वहाँ पर क्या है, कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए टाइम मिलता है, वहाँ साल भर भी शुगर केन की उपज की जा सकती है, जबकि हमारे यहाँ नहीं, विंटर में ग्रोथ रुक जाता है ना। और इसी कारण जब ग्रोथ रुकता है तो हम यहाँ पेराई शुरू करते हैं और वहाँ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन हो सकता है, जिस कारण तो वही बोला है कि क्रॉसिंग शुगर केन लॉन्गर, वहाँ पर क्रॉसिंग सीजन क्या होता है, लॉन्गर होता है। यहाँ हम कह सकते हैं कि साल भर वहाँ गन्ने की पेराई की जा सकती है ना। 6-7 महीने में गन्ना वहाँ रेडी हो जाता है, हमारे यहाँ भी रेडी हो जाता है 6-7 महीने में, लेकिन विंटर में इसका ग्रोथ नहीं होता, वहाँ मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, जबकि सदर्न स्टेट में 12 महीना रहता है, तो वहाँ 12 महीना मिल्स चल सकती हैं, जबकि हमारे यहाँ नहीं चल सकती। ये भी एक रीजन है। उसके बाद कोऑपरेटिव शुगर मिल आर रनिंग सक्सेसफुली इन सदर्न स्टेट। हमारे यहाँ कोऑपरेटिव मिल नहीं है, मोस्टली प्राइवेट मिल है, नहीं तो गवर्नमेंट मिल है। वहाँ पर कोऑपरेटिव मिल्स हैं। कोऑपरेटिव मिल्स का ये फ़ायदा होता है कि किसान उसमें अपना प्रोडक्ट बेच भी सकता है और जो प्रॉफिट होगा उसको शेयर भी मिलेगा उसमें, है ना। तो इसलिए ज़्यादातर वहाँ पर किसान एक्टिव है ना, प्रोडक्शन को लेकर। तो रॉ मटेरियल की वहाँ कमी नहीं होती है। अब इसके बाद मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे।